फाइब्रॉइड छोटा है, इग्नोर करो। ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा है, नॉर्मल है। बाजू के डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, परिवार वालों ने बोला मुझे भी हुआ था, मेरा तो नॉर्मल है। लेकिन एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की नज़र से बताता हूँ, कब वेट एंड वॉच वेट एंड रिग्रेट में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। सीवियर अनीमिया जो हार्ट पे प्रेशर डाल दे, यूट्रस की कैविटी को डिस्टॉर्ट करना जिससे कि इनफर्टिलिटी हो जाए, और इमरजेंसी सर्जरी जिसमें यूट्रस बचाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाए। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि फाइब्रॉइड इग्नोर करने से क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित अग्रवाल, वेदांता लखनऊ से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। हर महीने मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनकी फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ था, 2-3 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, रिपोर्ट घर पे रख के लोग भूल जाते हैं और उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और जब वो मेरे पास आते हैं तो अक्सर या तो सीवियर अनीमिया के साथ आते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल 7 से कम हो चुका है, या फिर यूट्रस बढ़ के नाभि तक आ गया है। ऐसा लगता है कि पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है, 20 हफ्ते का बच्चा लेके पेट में घूम रही है। प्रॉब्लम 2 या 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड नहीं है, प्रॉब्लम ये है उसको इग्नोर करना या उसकी मॉनिटरिंग नहीं करना, या ये नहीं पता होना कि कब उसकी मॉनिटरिंग करनी है। ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जिनको रिसेंटली फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया अब आगे क्या करना है, कब इग्नोर करना है, कब इलाज कराना है। इस वीडियो का पर्पस एक ही है कि जब आपको डिटेक्ट हो फाइब्रॉइड है तो आपको पता हो आगे क्या करना है। फाइब्रॉइड एक दिन की प्रॉब्लम नहीं, वो बढ़ता है धीरे धीरे। सबसे पहले ब्लीडिंग यानी पीरियड्स हैवी होना शुरू होते हैं, आपको लगता है नॉर्मल है, मेरी सहेली के भी तो 5 से 6 दिन रहते हैं। दूसरा, आपको लगता है क्लॉट्स आ रहे हैं, नॉर्मल है, इस महीने स्ट्रेस चल रहा था तो क्लॉट्स आए। लेकिन ये समझना जरूरी है, अगर हर महीने क्लॉट्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं। फिर कब वो 5 दिन का पीरियड 7 और 10 दिन में बदल जाता है वो पता नहीं लगता इग्नोर करते करते। धीरे धीरे हीमोग्लोबिन 10 से 8, फिर 7 और फिर 6 और फिर इमरजेंसी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि पहले हीमोग्लोबिन कम होना शुरू नहीं होता, पहले बॉडी का जो आयरन स्टोर होता है फेरिटिन वो कम होना शुरू होता है। तो बहुत सारे लोगों में जिसमें इनिशियल स्टेजेस में हेवी ब्लीडिंग हो रही है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल रह सकता है, लेकिन आपका धीरे धीरे फेरिटिन स्टोर, बॉडी का आयरन स्टोर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन आप 7, 6 या 8 का देखते हैं वो बहुत लेटर स्टेजेस में आता है, और जब हीमोग्लोबिन हमारा 7, 6 या 8 का होने लगता है तब तक हार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लगता है, बॉडी में क्रोनिक वीकनेस महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से चक्कर आना, सांस फूलना, थोड़ा सा काम करने से एकदम से हांफना आ जाना और काम में मन ना लगना। अक्सर हम इन सिम्टम्स को मान लेते हैं कि घर का स्ट्रेस है, परिवार में कलेश है, उसकी वजह से ये स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं। बल्कि ये जो सिम्टम्स हैं वो आपके अंदर छुपे हुए फाइब्रॉइड के हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका लो हीमोग्लोबिन है और हार्ट के स्ट्रेस है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन डिप्लीशन की स्टेज आ चुकी। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कि फाइब्रॉइड जो आज 2 सेंटीमीटर का था, 3 सेंटीमीटर का था, हो सकता है 2 साल बाद 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि लिटरेचर डेटा हमें ये बताता है कि फाइब्रॉइड का जो साइज है वो 10 से 30% तक बढ़ सकता है हर साल। फाइब्रॉइड बढ़ने से क्या होता है? फाइब्रॉइड बढ़ने से जो उसके आसपास के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ब्लैडर जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है, अगर फाइब्रॉइड बढ़ेगा तो ब्लैडर पे प्रेशर डालेगा जिससे पेशाब बार बार आ सकता है। फाइब्रॉइड बढ़ेगा तो बॉवल पे प्रेशर डालेगा और हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर हमें डायरिया भी हो सकता है। कुछ केसेस में ये पेल्विक वेन्स पे प्रेशर डालता है, जो मुख्य धमनी है हमारी जिसको हम आईवीसी बोलते हैं, उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स या क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी हो सकती है और पैरों में सूजन आ सकती है। और कुछ और केसेस में ये यूरेटर पे प्रेशर डाल सकता है, जिसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं हमारे गुर्दे पे, और हमारी किडनी भी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। मेरा मानना ये नहीं है कि हर मरीज में ये होगा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर फाइब्रॉइड को इग्नोर करते हैं और उसकी साइज को बढ़ने देते हैं तो ये प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी कल की ही बात मैं आपको बताता हूँ, मरीज मेरे पास आया, उसका यूट्रस जो है सूज के नाभि तक आ गया था। परिवार वाले, उसका हस्बैंड और वो खुद ये मान के चल रहा था कि सर मेरे पेट में हमेशा गैस बनी रहती है। जब हमने एमआरआई कराया तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उसके पेट में करीब करीब 15 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड,
तो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं फीमेल्स में, उसको इग्नोर नहीं करने की। गैस परमानेंट नहीं रहेगी, है ना। और अगर मोटापा होगा तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, ऐसे हार्ड नहीं हो जाएगा आपकी नाभि के नीचे वाला हिस्सा। इस तरीके के सिम्टम्स है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए पास के डॉक्टर से जा करके, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से जाके मिल लीजिए और अपनी प्रॉब्लम को खुल के डिस्कस कर लीजिए। उसमें हर्जी क्या है। खराब हो गया। चलिए, अभी तक जो मैंने आपको वीडियो में बताया ये सब मैनेजेबल रिस्क थे, लेकिन आगे कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के सही में मुझे भी स्ट्रेस होता है और मेरे हर मरीज को भी स्ट्रेस होता है। डिप्रेशन, इसमें सबसे कॉमन है फाइब्रॉइड और इनफर्टिलिटी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिमाग है इसके पास, दिमाग इसका बहुत अच्छा है। फाइब्रॉइड, हर फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता है, लेकिन अगर फाइब्रॉइड अंदर की सतह पे है और यूट्रस की कैविटी जो है उसकी लाइनिंग को डिस्टॉर्ट करता है तो डेफिनेटली ये इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। तो आप अगर कंसीव करना चाह रहे हैं या फिर कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और पिछले 1-1.5 साल 2 साल से ट्राई कर रहे हैं और अभी भी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फाइब्रॉइड आया है जो अंदर की सतह पे है, या फिर फाइब्रॉइड का साइज बड़ा है, तो हो सकता है पहले आपको फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट लेना पड़े और उसके बाद आपकी इनफर्टिलिटी रिजॉल्व हो पाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट एक साथ नहीं होता। यानी कि हमें पहले फाइब्रॉइड को ट्रीट करना होता है, फिर कुछ समय वेट करना पड़ता है, फिर हम जाके कंसीव कर ट्राई करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है आपने तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और फाइब्रॉइड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए अब एक आखिरी इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं जो सच में डेंजरस होती है। वो होता है फाइब्रॉइड डीजनरेशन, जिसमें हमें ऑप्शन ही नहीं मिलता और समय भी नहीं मिलता। कभी कभी फाइब्रॉइड इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी खुद की जो ब्लड सप्लाई होती है वो उसको काफ़ी नहीं पड़ती, जिसके कारण वो डीजनरेट होने लगता है। और ऐसे में होता है या तो सीवियर पेन, इतना सीवियर कि आपको इमरजेंसी के द्वार पहुंचा दे, या फिर होता है सीवियर ब्लीडिंग, इतना सीवियर कि आपको सडन हीमोग्लोबिन में ड्रॉप होगा, कभी कभी आप बेहोश भी हो सकते हैं और फिर से आप इमरजेंसी की तरफ रुख करते हैं। और इन सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बहुत बार डॉक्टर्स के पास ऑप्शन ही नहीं होता, ना तो मायोमेक्टमी होती है ना फाइब्रॉइड एम्बुलाइजेशन का होता है, ऐसे में होती है सिर्फ हिस्टेरेक्टमी। तो जहाँ हम बात कर रहे थे बच्चेदानी बचाने की, वहाँ पे लग जाता है एक बड़ा सा साइन। तो अगर हम एक काम डिसीजन एक काम सेटिंग में ले सकते हैं और फाइब्रॉइड को बिना इग्नोर किए अपनी समझ से उसे फॉलो अप में रख कर बच्चेदानी बचाने की बात कर सकते हैं, वहीं पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है बच्चेदानी को हमेशा खोने का डर बना रहता है। तो अगर फाइब्रॉइड है, रिसेंटली रिपोर्ट में आया है, तो आपको फॉलो अप में रहना ज़रूरी है, आपको अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहना ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पे फाइब्रॉइड केवल मॉनिटरिंग की ज़रूरत मांगता है, सर्जरी, एम्बुलाइजेशन या हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत नहीं मांगता? तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको याद कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला होता है फाइब्रॉइड का साइज छोटा है, दूसरा एसिम्प्टोमेटिक है यानी कोई सिम्टम्स नहीं क्रिएट कर रहा, तीसरा साइज स्टेबल है, आपने 2 अलग अलग अल्ट्रासाउंड कराए 6 महीने के अंतराल पे, साल भर के अंतराल पे, जिसके अंदर देखा कि फाइब्रॉइड का जो साइज पहले था वही साइज अभी है, और चौथा आपकी उम्र मीनोपॉज के करीब है यानी कि उम्र 43-44 साल के अराउंड है और सिम्टम्स नहीं है। ऐसे में साइज अगर 5-7 सेंटीमीटर का भी है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मीनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड अपने आप ही नेचुरली श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो काम की बात, रिपोर्ट देखकर पैनिक मत करो, लेकिन रिपोर्ट को ड्रॉअर में डाल के भूल भी मत जाओ। फाइब्रॉइड को मॉनिटर करिए और एक मॉनिटर्ड केयर में रहिए, किसी अच्छे डॉक्टर के साथ सलाह बना के रखिए, और जहाँ लगे सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल मत हिचकिचाइए और एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। अगर मेरे पास कोई मरीज़ आता है तो मैं कैसे डिसीजन लेता हूँ, मैं देखता हूँ ये 5 चीज़ें हर मरीज़ में। सबसे पहले देखता हूँ कि फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है और नंबर्स कितने हैं। दूसरा, उसकी लोकेशन क्या है, क्या फाइब्रॉइड अंदर की सतह पे है या फिर यूट्रस की वॉल की सतह पे है या फिर यूट्रस की मस्कुलर लेयर में। फिर हम देखते हैं उसके सिम्टम्स क्या है, फिर डिस्कशन करते हैं फैमिली से कि उनका फ्यूचर प्रेगनेंसी गोल क्या है। ऐसा तो नहीं कि उनको अभी तुरंत प्रेगनेंसी को प्लान करना है। एंड आखिरी में हम देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी एज को देखते हुए कि उनका रोल क्या है, क्या उनको यूट्रस प्रिजर्विंग सर्जरी की तरफ जाना है या फिर उनका मन बना हुआ है हिस्टेरेक्टमी की तरफ।
और एक डिटेल डिस्कशन के बाद हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्या टेलर ट्रीटमेंट है। और अगर देखा जाए और हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम यूट्रस को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो क्यों ना पहले उसको चुना जाए, बच्चेदानी को बचाया जाए। क्योंकि इस प्रोसीजर के अंदर ना जनरल एनेस्थीसिया लगता है, ना कट लगता है, सिर्फ लगता है लोकल एनेस्थीसिया, एक पतली सुई से होता है इलाज और आप डिस्चार्ज हो जाते हैं 1 से 2 दिन के अंदर और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते। यूएफई के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो अगला बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बेल बटन दिया गया है उसको दबा दीजिए, जिससे जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन पे आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर इससे जुड़े कोई भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं, जहन में सवाल आते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर अगला वीडियो अपना बनाने की।